हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट विद दिनेश। माय नेम इज़ दिनेश। आज हम बात करेंगे सेक्युलरिज़्म के बारे में कि सेक्युलरिज़्म चीज़ क्या है? पूरे टाइम लोग बोलते रहते हैं इंडिया सेक्युलर नहीं रहा, सेक्युलर नहीं है, कम्युनल हो गया है, इंडिया की सेक्युलर वैल्यू कम हो गई है, सेक्युलरिज़्म नहीं रहा इंडिया में, सेक्युलरिज़्म ये अब जब कोई फेस्टिवल आता है तो इंडिया सेक्युलर नहीं रहता है, कोई कुछ आता है तो इंडिया सेक्युलर कम्युनल हो जाता है। तो ये सेक्युलरिज्म किस बला का नाम है? लेट्स डिस्कस कि यार ये सेक्युलरिज्म है क्या? पूरे दिन सेक्युलर 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 इतना कितना सेक्युलर हो गया कि ये है क्या सेक्युलरिज्म? लेट्स डिस्कस कि ये किस बला का नाम है और ये आया कहाँ से? एक्चुअली इंडिया में सेक्युलरिज्म था पहले? हैं? इंडिया में सेक्युलरिज्म नाम की चीज़ थी? 1947 के पहले या इनफैक्ट 1976 के पहले तो कभी किसी ने सुना नहीं था। इंडिया में तो कोई सेक्युलरिज्म नाम का चीज़ ही नहीं था, ना हमारे ग्रंथों में था, ना कहीं था। हाँ, हमारे में ये था कि भई हम एक्सेप्ट करेंगे, इंक्लूसिव नेचर है हमारा, तो फिर ये सेक्युलरिज्म आया कहाँ से? और किसकी देन है ये सेक्युलरिज्म? लेट्स डिस्कस कि इतना रोना-धोना क्यों होता है सेक्युलरिज्म पे? सो बात करेंगे। सो सेक्युलरिज्म जो है वो एक वेस्टर्न कांसेप्ट है। काफ़ी लोग इतनी सी बात पे ही डिबेट कर लेंगे दुनिया भर का कि सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कांसेप्ट नहीं है, वो इंडियन कांसेप्ट है और वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सेक्युलरिज्म इज़ अ वेस्टर्न कांसेप्ट, जैसे तमिलनाडु के गवर्नर ने भी बोला था कि सेक्युलरिज्म इज़ अ वेस्टर्न कांसेप्ट एंड ही इज़ करेक्ट। बट जो पॉलिटिक्स है, आपको भी पता है अपीसमेंट पॉलिटिक्स किस हिसाब से वर्क करती है, आज हम सब डिस्कस करेंगे। सो सेक्युलरिज्म इज़ अ वेस्टर्न कांसेप्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है लाइक स्पेशली यूरोप, वहाँ से सेक्युलरिज्म आया है। तो सबसे पहले सेक्युलरिज्म के स्टार्ट कहाँ से होता है? सेक्युलरिज्म ऐसा नहीं है कि 2-4 साल 400 साल पहले आया है या कुछ है। सेक्युलरिज्म की ओरिजिन होती है ग्रीक ग्रीक टाइम पे। एक्चुअली क्या है, ग्रीक जो रोमन एम्पायर्स था वहाँ पे जो रिलीजियस बेस था उनका, जो चर्च था, उनका पावर काफ़ी था। जो एंशिएंट एज में सुनाया जाता है कि भई वहाँ के जो रिलीजियस गुरु थे या फिर जो रिलीजियस जो वो लोग उसमें भाषा में बोलते हैं, उनका वैल्यू ज़्यादा था और वो पूरा होल्ड रखते थे वहाँ पे, ठीक है? और जो किंग था, उसका इतना होल्ड नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे आए दिन कलेश मचता रहता है कि भई कौन डिसीज़न लेगा? जो रिलीजियस है, रिलीजियस गुरु है, अ जो चर्च का बिशप है या फिर पोप है, वो डिसीजन लेगा सारा, या चर्च डिसीजन लेगा, या फिर वहाँ का जो किंग है और उसकी जो पूरी लेगेसी है, या फिर उसके जो किंग के जो टीम मेंबर्स वी कैन से, वो लोग डिसीजन लेंगे कि कौन लेंगे। ये हमेशा एक डिबेट रहा उसमें और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। तो वहाँ पे ओरिजिन ऑफ सेक्युलरिज़्म हुआ कि जो स्टेट है और रिलिजन है, दोनों को सेपरेट रहना चाहिए। वहाँ के काफ़ी फिलोसोफर हैं, जैसे एपिक्रस है और ये सिसिलियो है, उन दोनों ने भी ये बोला था वहाँ के फिलोसोफर ने कि स्टेट एंड रिलीजन अलग होना चाहिए, तो स्टेट एंड रिलीजन होता है सेक्युलर। तो सेक्युलरिज्म की शुरुआत एंशिएंट टाइम से ग्रीक में होती है और रोमन एम्पायर में सबसे पहले देखी गई थी, जहाँ पे ये लोगों ने सेपरेशन की बात की थी। फिर मिडिवल पीरियड में आते हैं। मिडिवल पीरियड में चर्च का डोमिनेशन यूरोप पे बहुत हो गया था। और वो बहुत ज़्यादा था, जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितना उनका डोमिनेशन था। इवन जो आपके फेमस है लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने भी जो अपनी रिसर्च है वो छुप के की थी, बिकॉज़ चर्च डिडंट अलाउ के कोई भी वहाँ पे रिसर्च भी करे, साइंटिफिक रिसर्च, बिकॉज़ वहाँ की एक थियरी थी चर्च की, और जो उनके ग्रंथों में लिखा है उनकी एक थियरी थी। उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो उनको लगता है कि ये हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो वैल्यूज़ है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो चर्च उसके अगेंस्ट जाता है और चर्च के अगेंस्ट जाना है वहाँ पे यानी डेथ होती है। सिंपल इसी तरह से था। तो वहाँ पे भी बट अब किंग का रूल तो था, चर्च के पास पावर थी पर किंग भी था। तो वही सिचुएशन हो रही थी, किंग एंड जो चर्च है वहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा था। अब दोनों का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा, कभी-कभी एकदम ज़्यादा बढ़ जाता था। तो कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगे थे पोप्स एंड किंग्स के। तो उसमें से एक कॉन्फ्लिक्ट है और जो एक कंट्रोवर्सी है उसको बोलते हैं इंस्टीच्यूअर कंट्रोवर्सी, जिस जिसमें जो पॉप जॉर्जी 7 है, उनकी कंट्रोवर्सी होती है, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है होली रोमन एम्पायर हेनरी द 4 के साथ होता है। और उसका रीज़न ये होता है कि भई जो बिशॉप्स हैं और जो उसके एबट हैं, आपको भी पता है बिशॉप्स एक चर्च में एक वैल्यू रखते हैं, तो उनका जो उनको वो कौन डिसाइड करेगा कि उनको कौन रखेगा? यानी किसको बिशप बनाना है, किसको एबट बनाना है, वो कौन डिसाइड करेगा? तो इनके बीच ये बात को लेके इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। पोप ने बोला कि भाई मैं डिसाइड करूंगा बिकॉज आई एम द चर्च। पोप उनका एक लेगेसी होता है, पोप बिशप इस तरह से, तो बोले मेरे अंडर आएंगे और मेरी लेगेसी में आएंगे तो मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन किंग ने बोला दैट आई एम द किंग,
तो मैं डिसाइड करूँगा कौन होगा। तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में और ये 1 डिकेड तक चला, ये काफ़ी लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला था और उसमें मिडिएवल पीरियड में जब ये बाहर आया था दैट एक और आवाज़ उठनी चालू हुई कि जो जो रिलीजियस है और जो स्टेट है यानी किंग है वो दोनों को सेपरेट रखना है। तो एक और आवाज़ उस तरह से वहाँ पे उठी थी ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड, ठीक है? इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ चर्च की पावर का। चर्च की पावर का एक एग्जांपल आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ। एक गाय था ब्रूनो करके, जिसका आप फ़ोटो देख रहे हैं। ये ब्रूनो जो है ये काफ़ी ये फिलोसोफर था और उस टाइम में फिलोसोफर और ये कॉस्मोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो उसने एक थियरी दी थी। उसने एक थियरी ये दी थी कि जो अर्थ है, वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड एंड सन स्टेडी रहता है और अर्थ रिवॉल्व करती है उसके अराउंड। लेकिन वहाँ पे पहले ये मान्यता थी जो चर्च की कि भई अर्थ स्टेडी रहती है और सन रिवॉल्व करता है, ठीक है? तो इनके बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट होना जायज़ था। ब्रूनो अगेंस्ट गया चर्च के, सो चर्च को ये पसंद नहीं आया और उस टाइम पावरफुल था, चर्च को लगा कि भाई ये हमारे लिए खतरा है, ये फिलॉसफी हम जो सोचते हैं वही सही है, बट ये जो ब्रूनो बोल रहा है ये गलत है। ब्रूनो से बोला भाई समझाने की कोशिश की, तू समझ जा, लेकिन ब्रूनो भाई नहीं माने। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को जो सही लगा मैंने बोला और जो मेरी थियरी है और जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से मैंने जो देखा है, जो पढ़ा है, जो मैथमेटिक्स मैंने किया है उसके हिसाब से ये सही है कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, सन नहीं करता। तो चर्च की बात नहीं मानी उसने, तो चर्च ने इसको 7 साल के लिए सजा दी। 1593 से 1600 तक ये जेल में रहा। तो जब ये 7 साल जेल में रहा और 1600 में जब ये बाहर आया, तो बाहर आते ही इसको फिर से पूछा गया कि अब बता तू कि जो तेरी थियरी है और जो हमारा बिलीफ है वो क्या है? वो किस हिसाब से है? यानी तेरी थियरी है कि भाई अर्थ रिवॉल्व करती है, अभी भी तू उस पे कायम है कि हमारे बिलीफ को तू बिलीव करेगा? बट ब्रूनो अपनी थियरी पे अड़ा रहा, उसने चेंज नहीं किया अपना स्टैंस। तो ब्रूनो को उसकी बुक के साथ, उसकी जितनी बुक्स थी उसके साथ उसको जिंदा जला दिया था एक स्क्वायर पे, ठीक है? तो ये काफ़ी एक फ़ेमस इंसिडेंट हुआ था 1600 में, ये काफ़ी फ़ेमस इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ब्रूनो को बुक के साथ जला दिया था क्योंकि उसका मानना था कि अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, नॉट द अदर वे अराउंड, जो चर्च का मानना था। तो चर्च के अगेंस्ट गया, चर्च की बिलीफ के अगेंस्ट गया, तो चर्च ने उसको पहले 7 साल की सज़ा दी और फिर बाद में उसको जिंदा जला दिया। तो ये पावर थी चर्च की वहाँ पे। ठीक है? तो आप जो बोलते हैं, आप जो सोचते हैं कि भाई रिलीजियस में जितना इन्वॉल्वमेंट है, रिलीजन का जितना इन्वॉल्वमेंट है, वो नॉर्मल है, इतना नॉर्मल नहीं था। पॉलिटिकली, सोशली सब में चर्च इन्वॉल्व था। किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको क्या सज़ा देनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, कौन क्या काम करेगा, वो सब में इन्वॉल्व था। तो उनकी पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। तो उसके अगेंस्ट ही पूरा मूवमेंट चलता रहा। तो सेक्युलरिज़्म मॉडर्न टाइम्स में कब आया? तो सबसे पहले जो मॉडर्निज़्म, अपने मॉडर्न सेक्युलरिज़्म बोलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा टूल पकड़ा अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम आपने सबने सुना होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब वो स्टार्ट हुआ था? 1789 से स्टार्ट हुआ था और ये 10 साल चला था। 1799 में खत्म हुआ था जब नेपोलियन ने फ्रेंच कॉन्कर किया था। तो ये फ्रांस में चर्च का पावर बहुत था। एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताया कि चर्च का पावर कितना था यूरोपियन कंट्री में, फ्रांस में भी बहुत था। तो फ्रांस के लोगों ने ये रिवोल्ट किया अगेंस्ट द चर्च, ठीक है? तो उसमें जो आप देखेंगे कि ये रिवॉल्यूशन चलते जाता है और काफ़ी खून-खराबा होता है 10 साल तक। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था कि भाई उनको ऐसा था कि भाई चर्च से ये जो पावर है ये लेके और जो वहाँ के किंग है, उनको ये पावर देनी है, द चर्च शुड नॉट होल्ड सच पावर्स। ये उनकी डिमांड थी और जो अ, सोशल और इकोनॉमिकल पावर भी जो चर्च के पास थी, जो लैंड थी चर्च के पास, वो सब स्टेट गवर्नमेंट की हो जाए एज़ कंपेयर टू रिलीजियस लैंड हो जाए। तो ये सब सेक्युलरिज्म में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डिमांड थी, सॉरी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डिमांड थी। वॉल सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, ठीक है? और इस टाइम में क्या हुआ, जैसे ही 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, तो अमेरिका में वहां पे भी चर्च का कंट्रोल था, वो भी एक क्रिश्चियन सोसाइटी थी। अमेरिका में 1791 में उनका फर्स्ट अमेंडमेंट आता है। वो फर्स्ट अमेंडमेंट में अमेरिका भी सेक्युलर कंसेप्ट लाता है कि चर्च और स्टेट का पावर अलग रहेगा। तो इनको एक एग्जाम्पल मिलता है फ्रांस वालों को कि अगर यूएस ला सकता है तो हम भी ला सकते हैं। तो यूएस में 1791 में आया कि भाई जो रिलीजियस है और जो स्टेट है वो दोनों सेपरेट रहेंगे
ना स्टेट रिलीजन के बीच में आएगा, ना रिलीजन स्टेट के बीच में आएगा। तो स्टेट अपना जो भी इकोनॉमिकल पावर है और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी डिसीजन लेना है, किसको क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो सब स्टेट की रहेगी और जो रिलीजियस वैल्यू है वो रिलीजन के पास रहेगी। तो ये एक डिमांड थी जो वहां पे फुलफिल हुई फर्स्ट अमेंडमेंट में यूएस में। तो उसी तरह से इनको एक एग्जाम्पल मिला 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ। तो 1791 में जैसे ही यूएस का ये हुआ तो ये जो रिवॉल्यूशन है ये ज्यादा जोर पकड़ा। इसने लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़ के कहा कि भाई जब ये एग्जाम्पल है तो ये भी एग्जाम्पल है। बट चर्च की पावर बहुत थी तो वहां पे रिवॉल्ट बहुत जबरदस्त हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा, कैथोलिक चर्च है वो एक्सट्रीमली पावरफुल था। चर्च के पास 10% लैंड थी फ्रांस की, ठीक है, और वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, ठीक है, वो पीपल से टैक्स भी कलेक्ट करते थे चर्च। और उसमें एजुकेशन में कंट्रोल था, पब्लिक लाइफ में कंट्रोल था और पॉलिटिक्स में कंट्रोल था। कौन पॉलिटिशियन आएगा नहीं आएगा पॉलिटिक्स में, यानी किसको क्या जगह देनी है, वो सब चर्च डिसाइड करता था। पब्लिक लाइफ एज यूजुअल, मैंने जैसे ब्रूनो को एग्जांपल दिया था कि भाई किसको क्या करना है, किसको कितना पढ़ना है। जो लियोनार्डो जो विंची था वो भी छुप छुप के पढ़ता था। तो ये सब चीजें भी था। एजुकेशन एजुकेशन पूरा चर्च के कंट्रोल में था कि भाई किसको क्या पढ़ना है और हमारी बिलीफ के हिसाब से ही पढ़ना है। ये सब एक पूरा कंट्रोल था उसमें। और इसमें यही सब इशू की वजह से लोग परेशान हो गए थे और इवन किंग भी परेशान हो गए थे और इसलिए वो रिवोल्ट चाहते थे और वो सेपरेशन चाहते थे। रिवोल्ट तो इन द सेंस पहले तो सेपरेशन चाहते थे, उसके बाद उसको एक थोड़ा 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 करके ये रिवॉल्यूशन का रूप ये आया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या? हमको सेक्युलरिज्म के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना जरूरी है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक एंटी चर्च मूवमेंट था। एक एंटी चर्च मूवमेंट था फ्रांस रिवॉल्यूशन में कि चर्च की जो पावर है वो कम की जाए, ठीक है। तो एज आई सेड के नेशनलाइजेशन ऑफ चर्च लैंड 1798 में सबसे पहले आवाज उठी, 1789 में सॉरी, जहां पे जो चर्च की पावर थी वो पूरी स्टेट की पावर हो जाए, जो किंग है या जो भी रूलिंग पार्टी है उनकी हो जाए, ना कि ये रिलीजियस लैंड रहे, ठीक है। ताकि क्या है कि ये लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अगर ये स्पेसिफिक रिलीजियस लैंड है तो वो उनका उसमें कब्जा रहता है, लेकिन अगर ये स्टेट की लैंड है तो दूसरी कॉमन पीपल भी आके या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, कोई भी करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये एक पहला डिमांड था उनका। दूसरा, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लेर्जी के जो भी, ठीक है, जो भी वहां पे किंग रहेगा या फिर जो भी वहां पे जो पर्सनल रहेंगे वो फ्रेंच स्टेट के लॉयल रहे, ना कि पोप के लॉयल रहे। ये उनकी डिमांड थी, ठीक है। और अ, जो प्रीस्ट थे वहां के, ठीक है, वो जो प्रीस्ट थे उनको स्टेट एम्प्लॉय बना दो, ना कि वो एक सेपरेट एंटिटी रहे, उनको स्टेट एम्प्लॉय बना दो। और ये जो अलायंस है वेटिकन के साथ, जो वेटिकन सिटी है आपको भी पता है, उससे सेपरेशन चाहिए उनका, ठीक है। ये एक डिमांड थी। डी क्रिश्चियनाइजेशन कैंपेन, एज आई सेड के चर्च के अगेंस्ट जाना था, तो चर्च क्लोज होने लग गए थे, क्रॉस रिमूव करने लग गए थे, रिलीजियस सिंबल डिस्ट्रॉय होने लग गया था। फ्रांस रिवॉल्यूशन में जो पब्लिक मूवमेंट था, एक फ्रांस रिवॉल्यूशन पब्लिक मूवमेंट था, एक चर्च का भी पावर था, चर्च को भी लोग सपोर्ट करते थे। ऐसा कि नहीं कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन वो चर्च के अगेंस्ट थी, बट चर्च के सपोर्ट में भी थे। तो दोनों के बीच में ये झगड़े होते रहे और रिलीजियस हॉलीडेज रिप्लेस विथ रिपब्लिकन फेस्टिवल। मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिलीजियस हॉलीडेज था। और कैलेंडर चेंज होना था, कैलेंडर चेंज हुआ 1793 से 94 के बीच में। और क्रिश्चियन वर्शिप मैनी एरियाज में चली गई थी और कल्ट ऑफ ए रीजन एंड कल्ट ऑफ ए सुप्रीम बीइंग। तो जो एक था कल्ट के भाई जो क्रॉस की उनकी मान्यता है चर्च की, जीसस की, वो सबसे उनको हटना था, वो वहां पे उनको नहीं करना था। तो ये एक पूरा रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि रिलीजियस हॉलीडे रिप्लेस्ड विद रिपब्लिकन फेस्टिवल। तो जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो 1795-96 में जो पब्लिक थी उनकी पावर ज्यादा आने लग गई थी एज कंपेयर टू चर्च, वो लोग पावर गेन करने लगे थे। तो अभी आपको पता है संडे हॉलीडे क्यों होता है? संडे हॉलीडे इसलिए होता है क्योंकि क्रिश्चियन की प्रेयर्स जो होती है ना वो संडे को होती है, जैसे मुस्लिम्स की अपने फ्राइडे होती है, जैसे कुछ जो हनुमान जी को मानते हैं तो वो ट्यूसडे को या सैटरडे को प्रेयर करते हैं, तो इस हिसाब से उनका रहता है। जैसे मुस्लिम का फ्राइडे होता है वैसे संडे का क्रिश्चियंस का संडे होता है, तो उसको
होली डे बोलते हैं, HOLI होली, और DA वाला डे, यानी ये भगवान वाला दिन है, यानी वी कैन से प्रीसियस डे है, हॉलीडे, ठीक है? तो इस तरह से संडे को छुट्टी होती थी हर टाइम पे। लेकिन जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये चर्च के अगेंस्ट गए, तो इन्होंने जो 7 दिन का, 1 वीक जो 7 दिन का था ना, उसको चेंज करके 10 दिन का कर दिया, ठीक है? तो जो वीक है, उसको डिकेड बोलने लग गए, तो जो 1 हफ्ता जो 7 दिन का था, उसका उसकी जगह 10 दिन का होने लग गया था। और जो यानी इसमें 10 दिन में जैसे 7 दिन होते थे, तो 6 दिन वर्किंग डेज़, 1 दिन हॉलिडे। लेकिन इसमें 10 दिन में ऐसा हुआ 9 डेज़ वर्किंग डे, 1 डे हॉलिडे, यानी 1 डे इसमें डिकाडी बोलते हैं, क्योंकि हॉलिडे तो बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो अगेंस्ट हो गए थे। तो इसमें आ गया डिकाडी, ठीक है? और जो महीना था वही 30 दिन का रहा महीना, थैंक गॉड वो 30 दिन का रहा, बट उसको 3 वीक में डिवाइड कर दिया 10-10 दिन के। वैसे तो अच्छा हुआ यार ये रहा नहीं, नहीं तो हमको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी की जगह 10 दिन की छुट्टी मिलती। सो अभी के लिए देखें तो ये अच्छा हुआ कि इसको हटा दिया। इसको हटाया किसने पन? तो फिर ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हो गया था, तो इसको चेंज किसने किया? इसको चेंज किया नेपोलियन ने। जब नेपोलियन आता है, तो वो सबके साथ बैठता है, सबको यानी एक साइड चर्च रखता है, एक साइड पब्लिक रहती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आप देखेंगे, पहली बात आती है लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो आपने कभी सोचा है लेफ्ट विंग और राइट विंग है क्या? बहुत सुना होगा ना लेफ्ट विंग और राइट विंग। लेफ्ट विंग और राइट विंग कुछ नहीं है। लेफ्ट विंग और राइट विंग है कि कौन से साइड वो बैठे थे जब रिवॉल्ट हुआ था। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो सेंटर में जब किंग बैठा था, या सपोज फॉर एन एग्जांपल नेपोलियन बैठा था, तो जो चर्च के साइड थे वो उसके राइट साइड बैठे थे। जो चर्च के अगेंस्ट थे, जो सेक्युलर नेचर के थे कि चर्च और स्टेट की पावर डिफरेंट हो, और चर्च के अगेंस्ट थे वी कैन से, और रिलीजियस लाइन के अगेंस्ट से, वो एक लिबरल सोच थी, एक फ्रीडम वाली सोच थी, वो साइड लेफ्ट साइड थी। उस टाइम के लिबरल की सोच की बात कर रहा हूँ। आज के लेफ्ट तो एकदम एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, बट वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है? तो जो लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट विंग, जो लेफ्ट साइड बैठे थे, जिनके सेक्युलर सोच थी, जिनकी लिबरल सोच थी, तो वो लेफ्ट विंग हो गए। जो राइट साइड बैठे थे, जिनके ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, कि चर्च की थिंकिंग थी, वो राइट साइड हो गए। चर्च की थिंकिंग मतलब रिलीजियस थिंकिंग थी, और वो ऑर्थोडॉक्स थे कि भाई हमारे रिलीजियस वैल्यू के हिसाब से ही सब चलना चाहिए। वो लोग राइट साइड बैठे थे। तो लेफ्ट साइड वाले लिबरल, राइट साइड वाले रिलीजियस, इसलिए उसको लेफ्ट विंग, राइट विंग बोलते हैं। तो आज भी जो बोलते हैं ना लेफ्ट विंग, राइट विंग, तो आप देखेंगे कि भाई कुछ एक अलग इंस्टेंस, भाई वो रिलीजियस, ज्यादा रिलीजियस है तो राइट विंग है। अगर वो अपने आप को लिबरल कहता है, ऑल्दो वो लिबरल नहीं होता, बट फिर भी वो लेफ्ट विंग है। ऐसा तो राइट विंग और लेफ्ट विंग इस तरह से आया कि जो लेफ्ट साइड में बैठा था वो लेफ्ट विंग, जो राइट साइड में बैठा था वो राइट विंग का है। तो नेपोलियन ने ये रिवॉल्यूशन रुकवाया था। नेपोलियन ने सबको बिठाया कि भाई आ जाओ यार, गेट टुगेदर करो, शांति से हाथ वायर तो मत मिलाओ और खत्म करो इसको, नाटक को। तो वो सब ड्रामा वामा खत्म किया नेपोलियन ने, और कुछ कंडीशन भी मानी कि हाँ भाई ठीक है, चर्च का पावर इतना नहीं रहेगा, रिलीजियस पावर नहीं रहेगा, तो रिलीजियस पावर नहीं रहेगा। तो सेक्युलरिज्म तो आ गया फ्रांस में कि भाई स्टेट की पावर अलग और रिलीजियस पावर अलग। लेकिन जो नेपोलियन ने ये सब जो नाटक किया था ना इन्होंने, कि भाई वीक में ये 10 दिन कर दो ना, ऑल दैट नॉनसेंस, वो सब हटा दिया उसने। उसने फिर से नेपोलियन ने 7 दिन का वीक रखा, संडे हॉलीडे। तो चर्च की भी बात मान ली और इसकी भी बात मान ली, तो कॉमन टर्म्स में दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट होकर वो रिवॉल्यूशन खत्म कराया उसने, ठीक है? तो फ्रांस में 1799 या 1800 से वी कैन से कि वहां पे सेक्युलरिज्म है, जहां पे रिलीजियस लाइन और ये जो स्टेट की लाइन अलग है। अब आप देखेंगे फ्रांस के आज के टाइम में, आज के टाइम में फ्रांस को देखेंगे ना, तो आपको पता चलता है कि ये लोग कितना फ्रीडम वाले हैं। आपको पता है ओलंपिक्स की स्टार्ट में अभी वो काफी इशू हुआ था, जहां पे मॉक किया था पूरे रिलीजियस वैल्यू को, क्रिश्चियन रिलीजियस वैल्यू को मॉक किया था उन्होंने, जो फ्रांस की गवर्नमेंट है और जो वहां पे ऑर्गेनाइजर्स है। तो वो इसलिए कर सके क्योंकि वहां का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें ये लोग का मानना है कि एक्सट्रीम फ्रीडम है, कि रिलीजियस कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ स्टेट है। तो आपको पूरा उसके अगेंस्ट जाना है, उसके अगेंस्ट बोलना है, तो पूरी स्वतंत्रता है आपके लिए। तो वहां पे एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहां पे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया था और वहां से स्टार्ट हुआ। तो आज भी आप फ्रांस में देखेंगे ना, तो वहां एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इसीलिए वो ओलंपिक में चर्च की इंसल्ट कर सके,
बट क्रिश्चियन वैल्यू के इंसल्ट कर सके, लेकिन उनको वो वीडियो वापस से टेक डाउन करना पड़ा। काफी प्रोटेस्ट हुआ इसके अगेंस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, खाली फ्रांस में नहीं, फ्रांस में इतना नहीं हुआ था बट ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी हुआ था, क्योंकि क्रिश्चियन वैल्यू मानने वाले काफी लोग हैं। आई कैन से मैक्सिमम पूरे मेजोरिटी में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो क्रिश्चियंस है, एंड देन मुस्लिम्स एंड देन अदर रिलीजियस आते हैं। तो वो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट, तो उन्होंने वो वीडियो टेक डाउन किया। लेकिन इससे पता चलता है कि फ्रांस में जो स्टेट एंड रिलीजन है वो कितना सेपरेशन है, जो आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, तो नेपोलियन ने वहां पे स्टेबिलिटी लाई। अब फ्रांस रिवॉल्यूशन हो गया 1800 में, ठीक है, तो वहां से बट टर्म कॉइन हुआ सेक्युलरिज्म, जहां पे ये एक हमको मिलता है कि स्टेट एंड जो रिलीजन है वो दोनों सेपरेट रहने चाहिए, वो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। ये सेक्युलर बोलता है कि जो पावर है वो स्टेट के पास रहेगी, लाइक जो भी पावर है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, वेलबींग हो गया, वेलफेयर हो गया लोगों का, एग्रीकल्चर हो गया, जो भी होगा वो स्टेट के पास रहेगा। रिलीजन या चर्च के पास रहेगा कि भाई हमारा रिलीजन है, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्टेट के में सेक्युलरिज्म यानी रिलीजन नहीं आएगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये सेक्युलरिज्म था। तो जब हमारा सेक्युलरिज्म जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी हुई, आपको भी पता है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनके जो मेन जो थे जिन्होंने ये आई कैन से ब्लूप्रिंट लिखा, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जहां पे बी.एन. राव सर हैं जिन्होंने ये पूरा ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको जो फाइनलाइज किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो उस टाइम जब ये डिबेट चली पार्लियामेंट में कि सेक्युलरिज्म ऐड करना है कि नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका अपोज किया था। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंबेडकर जी ने कहा था कि सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इफ पीपल ऑफ इंडिया वांट टू लिव एज ए सेक्युलर पीपल, दे विल रिमेन सो, इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से इट। If they want to abandon secularism, the mere inclusion of the word will not stop them. मतलब कि अगर सेक्युलर रहना है तो पब्लिक सेक्युलर रहेगी, अगर उनको सेक्युलर नहीं रहना, फिर भी जो इंक्लूसिव नेचर है भारत का वो उनको रोकेगा नहीं सेक्युलर बनने में। और यही चीज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली थी जावेद अख्तर को एक इंटरव्यू में, कि जो भारत है ना और जो हिंदुइज्म है, तो हिंदू मेजोरिटी में है इसलिए भारत सेक्युलर है, ना कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर है इसलिए भारत सेक्युलर है। और यही चीज भीमराव अंबेडकर जी ने भी कही थी कि जो हमारा वैल्यू है, जो भारत का वैल्यू है, वो सेक्युलर वैल्यू है और इंक्लूसिव वैल्यू है। तो अगर हम सेक्युलरिज्म ऐड करें कि ना करें, ये ऑलरेडी सेक्युलर रहेगा। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स से, लाइक आर्टिकल 25 टू 29, वो रिलीजियस फ्रीडम को देता है, जिसमें माइनॉरिटी का एक रिलीजन है, माइनॉरिटी की रिलीजियस वैल्यू है वो फॉलो कर सकते हैं, मेजोरिटी का है। और उस हिसाब से बोले ऑलरेडी हमने जो सेक्युलर वैल्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी हुई है, तो हम ये सेक्युलर वर्ड इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये चीज ड्राफ्टिंग कमेटी की भी इच्छा थी, ये ना हो, सेक्युलर ऐड ना हो, और भीमराव अंबेडकर जी भी की भी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं हुआ। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, तब सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, अब वही चीज जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है हमारे आर्टिकल 25 टू 28 में है, जहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है। तो अगर हम इसको प्रीएम्बल में डालते हैं सेक्युलरिज्म को, तो वो अननेसेसरी एंड पॉलिटिकली रिस्की हो जाता है। अननेसेसरी इसलिए कि भाई ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है, तो फिर क्यों ऐड करें, और पॉलिटिकली रिस्की क्यों होता है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, और इंडिया डाइवर्सिफाई है यार, इंडिया आपको भी पता है। तो फ्लेक्सिबल सेक्युलरिज्म, नॉट रिजिड टू वेस्टर्न स्टाइल सेपरेशन। देखो वेस्टर्न में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें उन्होंने रिलीजन को सेपरेट कर दिया, लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज है, ठीक है, लाइक इंडिया, जो इंडिया वी कैन से इंडियन कॉन्टिनेंट जो कंट्रीज हैं, वहां पे रिलीजन को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि रिलीजन एक पार्ट है, वो कल्चर है। जो हिंदुइज्म है,
और जो सनातन है वो एक कल्चर है हमारा, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि मत डालो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना रिजिड नहीं है और हमारा जो नेचर है वो इंक्लूसिव नेचर है, जो मेजॉरिटी है उनका इंक्लूसिव नेचर है, तो वो सबको एक्सेप्ट करेंगे। सेक्युलरिज्म ऐड करोगे तो कंफ्यूजन होगा। ये उनकी डिमांड थी और वो मानी गई थी। लेकिन सेक्युलरिज्म आया कब? अब सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, वो है 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था हमारा, वो हुआ था 1976 में। अब 1976 में सेक्युलरिज्म कैसे ऐड हुआ? अब कोई भी चीज आपके प्रियम्बल में ऐड करनी है, प्रियम्बल चेंज नहीं होते, ठीक है? तो भी अगर आपको चेंज करना है तो आपको पार्लियामेंट में 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है। लेकिन ये ऐड हुआ तब क्या 2/3 मेजोरिटी थी? और रूल कौन कर रहा था? रूल कर रही थी कांग्रेस। 1976 में जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारी, वो थी इंदिरा गांधी जी। 1975 में इमरजेंसी लगी, 1976 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी 42nd अमेंडमेंट लाया गया, जब हमारे सारे ऑपोजिशन लीडर जो थे वो जेल में थे, तो विदाउट एनी पार्लियामेंट डिस्कशन 42nd अमेंडमेंट आया और वहां पे जो हमारे प्रियम्बल है उसमें सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म ऐड किया गया। तो आप देखिए दोस्तों, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी पार्लियामेंट्री डिस्कशन, विदाउट एनीथिंग, ड्यूरिंग द इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, 42nd अमेंडमेंट आता है और सेक्युलर वर्ड ऐड होता है प्रियम्बल में, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इंडिया दैट इज भारत इज ए सेक्युलर कंट्री, वैसा नहीं होता। वो डायरेक्ट जाता है प्रियम्बल में, ठीक है? तो फाइनल फॉर्म ऑफ प्रियम्बल क्या होता है? सोवेरेनिटी, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे साथ एक, खैर अभी मुझे आगे वर्ड नहीं बोलना, बट ये होता है हमारे साथ कि हमारा जो सेक्युलर जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, विदाउट एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, विदाउट एनी डिस्कशन और जो विदाउट एनी डिबेट विद द अपोजिशन एंड एनीथिंग, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये हमारे में सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 में होता है, सेक्युलरिज्म ऐड होता है। कॉन्ट्राडिक्शन इससे क्रिएट हुआ। जो आंबेडकर जी ने भविष्यवाणी की थी कि ये अननेसेसरी है, और इसमें जो है क्या भविष्यवाणी की थी आंबेडकर जी ने कि ये एक अननेसेसरी और पॉलिटिकली रिस्की है, और वही हुआ, वही हुआ। सेक्युलर वर्ड जैसे ही ऐड हुआ ना, वो हमारे इंडिया पे सबसे बड़ा डेंट था, वन ऑफ द बिगेस्ट डेंट इन हार्मनी ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जो जिससे इससे क्या हुआ, सेक्युलरिज्म जैसे ही आया ना, तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई, अपीजमेंट पॉलिटिक्स बढ़ गई। और जो इंडिया की मेजोरिटी रिलीजन है ना, तो जो इसके जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, क्लियरली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, जो हमेशा जो सनातन कल्चर है उसके अगेंस्ट में रहे, अननेसेसरी अगेंस्ट में रहे, आई कैन से उनका कुछ था नहीं अगेंस्ट में रहने का, बट वो अगेंस्ट में रहे। उन्होंने सेक्युलरिज्म को अगेंस्ट सनातन धर्म यूज किया, मेजोरिटी ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट में उन्होंने इतना यूज किया, और अपीजमेंट माइनॉरिटी का इतना हुआ कि उसमें काफी चीजें ऐसी हुई जो आज हमारे सामने प्रॉब्लम बन के खड़ी हो गई है। तो सेक्युलरिज्म, आपको भी पता है हर चीज में सेक्युलरिज्म आजकल आता है, तो उसमें डेंट क्या लगा? तो इसमें क्या है, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सेक्युलर वर्ड कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 हमने रिलीजियस फ्रीडम दिया है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन है, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन है, आपकी माइनॉरिटी है, वो रिलीजन बेस पे डिवाइडेड है, कि आप बोलते हैं कि भाई जो जिस रिलीजन के परसेंटेज कम है वो माइनॉरिटी है, जिस रिलीजन के परसेंटेज, जिस रिलीजन के लोग ज्यादा है वो मेजोरिटी है। तो जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपका माइनॉरिटी और मेजोरिटी रिलीजन के बेस पे डिवाइड है, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेट कैसे रहेगा रिलीजन के? आप बताओ। आपका माइनॉरिटी मिनिस्टर है, आपकी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, ठीक है? आपके पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम के पर्सनल लॉज हैं, दूसरे रिलीजन है उनके पर्सनल लॉ है, हिंदू का हिंदू कोड बिल है। तो जब आपके लॉ एंड ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो फिर आप सेक्युलर कैसे हो? कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये, कि जब आपका सेक्युलर, जब आपका न लॉ एंड ऑर्डर सेम है, न आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें दी हुई है, आपके इवन टेम्पल्स नहीं है। जो मेजोरिटी हिंदू रिलीजन है वो कहाँ जाती है? टेम्पल में। टेम्पल आता है स्टेट के अंडर,
जब हमारा सेक्युलरिज्म है तो स्टेट के अंडर टेंपल कैसे आ सकता है? एज पर सेक्युलरिज्म स्टेट एंड जो रिलीजियस वैल्यू है दे बोथ आर सेपरेट एंटिटी। तो जब आपका सेक्युलरिज्म है तो हमारे टेंपल को आपने क्यों ले रखा है अपने अंडर? चलो आपने हमारे टेंपल को आपके अंडर ले रखा है, तो फिर जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनके रिलीजियस प्लेसेस क्यों आपने अपने अंडर नहीं ले रखे? ना मॉस्क आपके अंडर आता है, ना चर्च आपके अंडर आता है, ना दूसरे गुरुद्वारा है जो दूसरे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन ऑफ देम, सबका अपना अपना रिलीजियस बिलीफ है, ओके, नो इशू। ना मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ भाई, तो मेरे को उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपका स्टेट में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वो सेक्युलर है, तो आपका स्टेट रिलीजियस वैल्यू को कैसे अपने अंडर रख सकता है और उससे टैक्स कैसे ले सकता है? और अगर टैक्स ले भी रहा है तो फिर एक ही रिलीजन को क्यों रखा है? रखो तो सबको रखो, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट? लेकिन कोई इस बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो सेक्युलरिज्म के नाम पे उसको दबाया गया और जो माइनॉरिटी है उसके अपीजमेंट किया गया। और जब कोई मेजोरिटी उसके अगेंस्ट बोलती है कि भाई आप स्टेट जो टेंपल है वो स्टेट के अंदर मत रखो, तो वो कम्युनल आ जाता है। तो ये जो डेंट है, ये जो डिवाइड है और ये जो ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी है यहाँ पे किया गया सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस मैरिज डिवाइस एंड इनहेरिटेंस सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, सेक्युलर कंट्री और फ्रांस है जो लाइक फ्रांस और यूएसए, उनका एक ही लॉ है, एक ही यूनिफॉर्म लॉ है, लेकिन हमारे यहाँ सेपरेट लॉ है। हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ सेम है। अब इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन देखो, हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ सेम है, अगर किसी ने क्राइम किया तो सबके लिए सेम लॉ है, उसको जेल, एक रिलीजियस पर्सन को जेल जाना पड़ेगा तो दूसरे रिलीजन पर्सन को भी सेम सजा है, 7 साल की, 10 साल की कैपिटल पनिशमेंट, दैट ब्ला ब्ला। ठीक है, वो है। लेकिन जब पर्सनल लॉ की आती है तो सारे लॉस डिफरेंट है, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, क्रिश्चियंस का अलग। तो अगर आपके जो पर्सनल लॉ है, ठीक है, अगर डिवोर्स लेता हूँ मैं, मुझे शादी करनी है, मेरे जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अलग अलग हैं और वो रिलीजन के बेस पे डिवाइडेड है। तो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा स्टेट सेक्युलर है, तो फिर ये रिलीजन के बेस पे मेरे लॉस डिवाइड क्यों है? ये यूनिफॉर्म लॉ क्यों नहीं है? और अगर यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, रिलीजन के बेसिस पे लॉ है, तो फिर इंडिया सेक्युलर कैसे हुआ? बता दो। पूरा कम्युनलिज्म तो यहीं भरा हुआ है। अगर आपको वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के टर्म्स में देखना है तो ये रहा कम्युनलिज्म। तो फिर इंडिया सेक्युलरिज्म कैसे हुआ? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा वो कम्युनल बिगॉट है, जो बोलेगा वो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्ची में आता है। क्योंकि इंडिया सेक्युलर है तो मेजोरिटी को दबाया जाएगा और माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, इनका सेक्युलरिज्म का टर्म भी अलग है। आप देखेंगे ना, ये जो फ्रॉड जर्नलिस्ट हैं, अपने आप को जो यूट्यूबर आजकल बने बैठे हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनका सेक्युलर वैल्यू ये है कि जो मेजोरिटी है उसके अगेंस्ट बोलना, जो माइनॉरिटी है उसके फेवर में बोलना इज देयर सेक्युलरिज्म। नवाई लग रही है ना? एक यूट्यूबर है जो पहले एनडीटीवी में था, सफेद बाल वाला, ठीक है, वो जब दिवाली फेस्टिवल होती है उसमें बोलता है कि मैं सांस नहीं ले पाया, ये फेस्टिवल मेरे को दुख दिया, मैं सांस नहीं ले पाया। और जब ईद होती है ये खुशी खुशी ईद विश करता है, बकरीद। मैं अगेन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको अपना अपना फेस्टिवल बनाने का राइट है और मिलना भी चाहिए। लेकिन जब ये लोग इस तरह से सेपरेशन करते हैं ना, तो वो देख के बुरा लगता है कि भाई क्यों ऐसा, और उसको टर्म देते हैं कि ये सेक्युलर है। तो फिर हम सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हैं कि फेवर में हैं? और आप जो ये हरकतें कर रहे हो, ये जो बिगटरी कर रहे हो, ये जो छोटी हरकतें कर रहे हो गिरी हुई, ठीक है, कि एक मेजोरिटी को आप अगेंस्ट में जाओ, माइनॉरिटी को अपीस करो, जर्नलिस्ट होके भी, ठीक है, तो फिर ये सेक्युलरिज्म कहाँ से है? मैंने आपको पूरा सेक्युलरिज्म बताया, बताओ इसमें सेक्युलरिज्म कहाँ से है? तो ऐसे फ्रॉड हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, एज आई सेड कि इंडिया में अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया है, और जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो हमारे यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी कुछ ऐसी हैं जिन जो अगेंस्ट में है उसके, और जो प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं, और वो तो बहुत वायलेंटली बोलते हैं इसके अगेंस्ट में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, और वो अपने आप को फिर सेक्युलर भी बोलते हैं।
एक ही लाइन में अपने आप को सेक्युलर भी बोलते हैं और एक ही लाइन में बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल नहीं आना चाहिए। देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, बट उनको कोई करेक्ट नहीं करेगा, ना सो कॉल्ड लिबरल जर्नलिस्ट भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि वो माइनॉरिटी में आते हैं, तो अपीसमेंट खत्म हो जाएगा और मेजोरिटी जो है उसके अगेंस्ट बोलने का उनका धर्म है, एज पर सेक्युलरिज्म उनका जो है। ठीक है, अब इंडिया का क्या नुकसान हुआ? इंडिया का यही नुकसान हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स बढ़ती गई। अपीसमेंट पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई कि अब कम्युनल डिवाइड होने लग गए हैं बिकॉज ऑफ दिस चीप पॉलिटिक्स। और ये डिवाइड किया गया है बिकॉज एडिंग द सेक्युलर टर्म्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे सब्सिडी, स्पेशल सब्सिडी रिलीजन के बेस पे हज सब्सिडी देते थे, ऑल्दो अभी काफी टाइम से बंद हो गई है, बट पहले देते थे। वहां पे जो रिलीजियस जो मुस्लिम्स लोग हज जाते थे तो उनको सब्सिडी देती थी। तो आप सेक्युलर हो तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे सब्सिडी दे सकती है? और आप कहीं उनसे टैक्स भी नहीं लेते, आप टैक्स तो टेम्पल से लेते हो। तो फिर ये कैसा सेक्युलरिज्म है आपका? फिर और इतना अपीसमेंट बढ़ गया है, आई कैन टेल यू। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात है। आपको पता है ये वक्फ का बिल, वक्फ का इशू चल रहा था, ठीक है? तो वक्फ का पहले 1954 में आया था, ठीक है? वो एक उनका ऐसा था कि भाई आप जमीन दान कर सकते हो, ठीक है? वो एक अच्छा है भाई, ठीक है, जमीन दान करनी है तो आप दे सकते हो। 1995 में वक्फ अमेंडमेंट आया। क्यों आया? किसी ने प्रोटेस्ट किया था? किसी ने मांगा था अमेंडमेंट? नहीं। चलो ठीक है, वो बाबरी मस्जिद के बाद आया था, ठीक है, चलो फिर उसको एक ये है कि भाई ठीक है चलो। 2013 में वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों आया? क्या जरूरत थी लाने की? और उसके बाद में जो जमीन जो डबल हुई है, तो ऐसा क्या लॉ लाना था? और क्या किसी ने प्रोटेस्ट किया था? नहीं। उनको जो देन गवर्नमेंट थी 2013 में, उसको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना था, उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने वो लाया, जिसकी वजह से वो वोट बैंक जो है माइनॉरिटी का उनको शिफ्ट हो जाए। अब बताओ, अगर आप रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हो तो आप सेक्युलर कैसे हुए? आपकी पॉलिटिक्स रिलीजियस बेस पे है तो फिर आप किस हिसाब से सेक्युलर अपने आप को कंट्री बोल रहे हो? जब आपका माइनॉरिटी अपीसमेंट जो रिलीजन के बेस पे चल रहा है तो फिर आप सेक्युलरिज्म कैसे हुए? ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो हिंदू है वो एलियनेटेड फील करने लगा, अलोन फील करने लगा कि भाई हमारे लिए कौन है? तो सब कुछ माइनॉरिटी के लिए है, मेजोरिटी के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी जब डिमांड करता है, आप भी देखो आज भी वो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्ची बोल देंगे। हमेशा जो भी फेस्टिवल आता है इंडिया में, होली, दिवाली, उत्तरायण, रक्षाबंधन, जो भी फेस्टिवल आता है उसके 1 महीने पहले ये एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं, अपने आप को सेक्युलर बोल के हमारा जो फेस्टिवल होता है उसके अगेंस्ट जाएंगे। दिवाली में पॉल्यूशन आ जाएगा, होली में कलर आ जाएगा, पानी का वेस्टेज होगा, वो एनिमल राइट्स आ जाएगा कि एनिमल को कलर लगाते, गाली निकलेगी मेरे मुंह से साला। रक्षाबंधन में वो पैट्रियार्ची आ जाएगी कि भाई प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी आदमियों की जरूरत है। फिर बाद में जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, दशहरा हो गया, फिर एन नंबर ऑफ फेस्टिवल्स, एक भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जहां पे ये एक्सट्रीमिस्ट आके इशू क्रिएट ना करें या फिर हिंदू को गिल्ट में ना डाले ये लोग। इनका ये हैबिट बन गया है और फिर अपने आप को बोलते हैं ये लोग सेक्युलर। कितने बड़े फ्रॉड हैं ये लोग, सोचो आप। ठीक, तो और ये ऐसा नहीं है कि दूसरे रिलीजियस के, खाली हिंदुइज्म के लिए, खाली मेजोरिटी के लिए, जैसे ही माइनॉरिटी का फेस्टिवल आता है ये लोग के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता, एक वर्ड नहीं निकलता। ऊपर से ये लोग फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, ये लोग विश करते हैं विदाउट एनी क्रिप्टिक मैसेज। मेजोरिटी में तो विश करते हैं तो भी क्रिप्टिक मैसेज करते हैं कि भाई ये सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घुट गया है, पिछवाड़े आग लग गई है, इस तरह से करते हैं। लेकिन जो जैसे ही माइनॉरिटी का आता है ये लोग एनिमल राइट सब कुछ भूल जाते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, चलो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, चलो कर ली कंट्रोवर्सी मैं करता हूँ। एक बात बताओ भाई, कि हमारे देश में रिलीजियस बेसिस पे डिवाइडेड है मेजोरिटी माइनॉरिटी का। आप बोलते हो कि माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एज पर सेक्युलर वैल्यू, ठीक है, सब रिस्पेक्ट करते हैं उनका। जो 5 बार अजान बजता है मेरे घर पे भी सुनाई देता है, ठीक है भाई, वो उनकी बिलीफ है, वो लोग करते हैं, नो इशू। और फिर जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, करते हैं, कोई इशू नहीं है। जब जैसे आज बकरा ईद थी कल,
ठीक है, उनको भाई बकरा एक रिलीजियस वैल्यू है कि भाई हम लोग का गोट काट के खाना है, उनका कोई रिलीजियस बिलीफ होगा, ठीक है भाई खाओ। जब आपके रोज़ा आता है तो ठीक है, हम भी विश करते हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुस्लिम हैं, मैं सबको विश करता हूँ रोज़ा में। तो जब आप चाहते हो कि हम आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू की, तो आप हमारी वैल्यू की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ज़रूरत है आपको गाय काट के खाने की? क्या ज़रूरत है आपको बीफ खाने की, गाय का? बफेलो के मीट को भी बीफ ही बोलते हैं, गाय के मीट को भी बीफ ही बोलते हैं, तो जो भी बोलता है ना बीफ, बीफ तो होता है ये गाय का भी। तो क्या ज़रूरत है आपको गाय का मीट खाने की? कुछ-कुछ स्टेट्स में चलो अलाउड है, ठीक है, छोड़ दो उसको, ठीक है? नहीं होना चाहिए, छोड़ दो उसको। जो स्टेट में अलाउड नहीं है, तो आप क्यों खाते हो? जब आप चाहते हो कि हम आपकी वैल्यू, हम आपका रिस्पेक्ट करें, रिलीजियस बिलीफ, तो आप हमारा क्यों नहीं कर सकते? और उसके बाद आप वीडियो भी अपलोड करते हो। एक लेडी ने तो फ़ोटो डाल दी थी कि वो बंदा बच्चा ले जा रहा है गाय को लेके। तो जब आप चाहते हो कि आपके रिलीजियस बिलीफ को रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करें, आपको रिस्पेक्ट करें, तो आप हमको क्यों नहीं करते हो? तो क्या ये सेक्युलरिज़्म नहीं है? क्या एक दूसरे के रिलीजियस वैल्यू को फॉलो करना और रिस्पेक्ट करना सेक्युलर नहीं है? ज़रूरी है गाय काट के खाना? क्या गाय के अलावा कोई दूसरा मीट नहीं है क्या? गाय के अलावा कोई दूसरा मीट नहीं मिलता आपको? तो जब आप सेक्युलर बोलते हो ना, तो दोनों तरफ सेक्युलरिज़्म दिखाओ। दोनों तरफ रिस्पेक्ट करो वैल्यूज़ की। ठीक है, चलो ये तो एक टॉपिक था, और एक जो था कि भई काफ़ी चल रहा था, और अनफॉर्च्यूनेटली काफ़ी वीडियोज़ भी देखे कल जहाँ पे गाय को काटा गया था, और किसी ने फ़ोटो भी डाली थी। नहीं, बुरा लगता है यार, बुरा लगता है, सच्ची बुरा लगता है कि आप ऐसा करते हो कि हम कुछ भी हो भई है तो आप हमारे ही देश के, बट फिर भी आप ऐसा करते हो तो बुरा लगता है। जैसे एज़ आई सेड ह्यूमिलिएशन ऑफ हिंदू, के भई जभी भी हिंदू कुछ भी करता है, उसके वैल्यूज़ हैं, उसकी हर चीज़ को कम्युनल बताया जाता है। माइनॉरिटी के सिम्बल्स होते हैं, उसको सेक्युलरिज़्म के अंडर प्रोटेक्ट करा गया है। इतना फ्रॉड फैलाया है कि माइनॉरिटी का जो करो तो सेक्युलर, अगर मेजॉरिटी का करो तो कम्युनल। इतना फ्रॉड ये सेक्युलरिज़्म ने फैलाया है, जिसका रिलिजन से कोई वैल्यू ही नहीं है। और आप है ना, आज भी कोई एक्स पे है ना, कोई एक जो ये सेक्युलर अपने आप को बोलता है ना, उससे पूछ लो डिफाइन सेक्युलरिज्म, उसकी औकात नहीं है बताने की, क्योंकि उसको पता ही नहीं है गँवार को, साले को, कि व्हाट्सएप पे पढ़ के आया और फिर बाद में इतना फ्रॉड फैला रखा है। हिंदूज़ टेम्पल को गवर्नमेंट से फ्री करना चाहिए। अगर आपको सेक्युलरिज्म फॉलो करना है तो आपको हिंदू को फ्री करना होगा। अगर आप हिंदू को फ्री नहीं कर सकते और आप चाहते हो कि सेक्युलर ये हिंदू के जो टेम्पल्स है वो आपके अंडर रहे, तो फिर आप अपने आप को सेक्युलरिज्म बोलना बंद कर दो, कि सेक्युलर बोलना बंद कर दो। इंक्लूसिव डाल दो, वी आर इंक्लूसिव, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई क्या बिलीफ पे है, ठीक है भाई, हम तो पहले से अलग-अलग डाइवर्सिफ़ाई हैं, हम तो सबको डाइवर्सिटी में रहते हैं, हम क्या मना करते हैं। भाई पारसी आए थे जो, तो वो किंग ने बोला था, गुजरात में ही आए थे कि भई हम आपको कैसे रख सकते हैं, आपका बिलीफ अलग है, हमारा बिलीफ अलग है। तो उसने बोला था कि भई जैसे ये पानी का ग्लास था, उसमें मोरस डाली के जैसे ही ये मोरस मिल गए, वैसे हम घुल-मिल जाएँगे। पारसी का पूरा अलग है उनका रिचुअल्स, देन ऑल्सो दे आर इंक्लूसिव। हम लोग रह रहे हैं साथ में उनके, और पारसीज़ आर द रियल मेजॉरिटी, कुछ थाउज़ेंड्स ही है पारसीज़। जैन्स आर रियल मेजॉरिटी, सिख्स आर रियल मेजॉरिटी, कितने 1 एंड हाफ 2% है मैक्सिमम। तो आप खाली एक ही को अपीज़ करने के लिए आप सेक्युलरिज़्म का चोगा नहीं ओढ़ सकते ना यार। आपको ये, अगर सेक्युलरिज़्म फ़ॉलो करना है तो सबके लिए करो, और अगर नहीं करना तो किसी के लिए मत करो। ये फ्रॉड नहीं करो कि भई जो मेजॉरिटी है उसके लिए आप कुछ भी करो तो कम्युनल हो जाओगे। आप इवन, आपको पता है कि एक मीडिया में ये अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसको जो जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, आपको पता है वो राडिया टेप वाली हैं। तो उन्होंने उसको पूछा था नितिन गडकरी जी को कि आप जय श्री राम बोलेंगे? नितिन गडकरी ने बोला, बिल्कुल मैं जय श्री राम बोलूँगा। तो बोले इंडिया सेक्युलर स्टेट है। अरे भाई, जय श्री राम बोलने में क्या इश्यू है? सेक्युलरिज़्म कहाँ खत्म हो गया? रिलीजियस बिलीफ तो है ही ना मेरी। तो जय श्री राम बोलने में मेरा सेक्युलरिज़्म कैसे खत्म हो गया? अगर जय श्री राम बोलने में खत्म हो गया सेक्युलरिज़्म, तो दूसरे का भी बोलो। नहीं, अगर दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं तो कम्युनलिज़्म हो गया। दूसरे के फ़ेवर में बोलो तो ही सेक्युलरिज़्म है, हिंदू के अगेंस्ट बोलो तो ही सेक्युलरिज़्म है। तो और अगर हिंदू के फ़ेवर में बोलते हो तो आप कम्युनल हो, इतना फ्रॉड है ये लोगों का है। तो आप
होप सो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि कहाँ से ये सेक्युलरिज्म आया, उसमें किस हिसाब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बड़ा रोल रहा, कैसे आम्बेडकर जी ने सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में बोला था, सेक्युलर के अगेंस्ट में बोला था कि सेक्युलरिज्म ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी सेक्युलरिज्म ऐड हुआ। और फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेजॉरिटी जो है उसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और जो माइनॉरिटीज एक है उसका अपीसमेंट स्टार्ट हुआ। आज भी हमारे यहाँ कन्वर्जन हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वो एक अलग डिबेट है। और रिलीजियस फ्रीडम तो है ही हमारे यहाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं भाई, जिसको कन्वर्ट होना है हो सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी के अगेंस्ट में बोल के कन्वर्ट करते हैं और माइनॉरिटी को अपीस करके करते हैं और सेक्युलरिज्म का चोगा ओढ़ के करते हैं, तो फिर गलत है, ठीक है। तो मेरी गवर्नमेंट से और सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई सेक्युलरिज्म है तो पूरा हो, नहीं होना है तो ना हो, ये बीच का मत रखो, कॉन्ट्राडिक्ट मत करो अपने आप को, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट जरूरी था बताना, क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पे बहुत धोखे हो रहे हैं भारत में, तो ये जरूरी था बताना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो। और प्लीज गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत ज़रूरत है मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब की, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को फॉलो करते रहिए, मैं ऐसी अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।